दंडवती को हम शुरू करते हैं, अपने सर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। दंडवती जो थी, आज के वक्त में जो अब थोड़ा काल थोड़ा सा चेंज हो चुका है, इस वजह से हम इसको प्रॉपरली केले की यानी कि रंभा, और दूसरा क्या आता है, हरिड़, हरिद्र दंड, और वेत्र दंडम, यानी कि हल्दी, बेंत, केला, इन तीन चीजों से करा करते थे। लेकिन आज के समय में, आज के युग में इसको करना और इसको कर पाना, ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं है। हम इन तीन को ही क्यों यूज करते थे? क्योंकि इन तीनों की अपनी एक वजह होती थी यूज करने की, केले को, बेत को और हल्दी को। इनको यूज करने की एक अपनी वजह होती थी। इनकी वजह क्या थी यूज करने की? कि जब हम इनको यूज करते थे, एक तो इसका जो साइज होता है, इनकी जो बेंत है, जो केला है, रंभा है, मतलब इनकी जो एक जो स्टेम है, मतलब एक तरह से जो इनका जो डंठल है, मतलब ये इस लेवल का होता है कि जो हमारी इसोफेगस में कहीं ना कहीं उसके आकार में आ जाता है। पर लेकिन हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं? नहीं, डायरेक्टली यूज कभी नहीं करते हैं इसको। तन धोती के लिए पहले इसको थोड़ा सा उबालेंगे, इसको सॉफ्ट करते हैं थोड़ा सा। और फिर जो अगर कोई चिल्लड़ है, आसपास का एरिया थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, कोई कांटेदार कोई चीज बाहर निकल रही है, उसको फिर हम उसको चॉप ऑफ करेंगे, उसको थोड़ा सा निकाल देंगे, काट देंगे थोड़ा सा उस एरिया को थोड़ा सा। ठीक है, फिर वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसको हम दंड धोती के लिए क्या करते हैं, उसका वो थोड़े सॉफ्ट हुए हुए जो स्टेम हमने लिया है, जो रॉड हमने एक तरह से बनाई है, उसको हम यूज करके अपने गले में डालते हैं। कहाँ तक डालते हैं? टिल द चेस्ट, हाफ ऑफ योर चेस्ट। हमें इसको क्या नाम है, अपने पेट तक नहीं लेके जाना। अभी तक वस्त्र धोती को हम पेट के अंदर लेके जा रहे थे, इसको नहीं लेके जाना, इसको चेस्ट रीजन तक ही करना है। ठीक है, और कुछ हद तक का पोर्शन हमारे यहाँ इसका बाहर रहता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जनरली इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे दंड धोती में जो हम पहले 3 से 4 ग्लास पानी हम थोड़ा सा पी लेते हैं, सॉल्ट वाटर टाइप। जो सलाइन वाटर हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था कि सलाइन वाटर बनाते कैसे हैं और क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा जो एक नमक का जो एक लेवल है, जो सलाइन लेवल मेरी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद है और जो नया आ रहा है, उनके बीच में वाद विवाद ना हो, वो बैलेंस रहे, और इससे टॉक्सिन्स का आदान प्रदान जल्दी हो जाए, और पानी एब्जॉर्ब ना हो। अगर पानी एब्जॉर्ब हो गया तो वो क्रिया संपूर्ण क्रिया नहीं कहलाएगी। इसलिए नमक का लेवल ना तो कम हो ना तो ज्यादा हो, इक्वल थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो इक्वल हम प्रॉपरली इक्वल नहीं कर पाते, पर हाँ, हर एक की बॉडी में थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, सबकी बॉडी का पीएच लेवल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये हम जनरल बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसके हिसाब से पानी हमने लिया, और कोशिश करेंगे पहले थोड़ा सा पानी पी लिया, देन मैंने दंडोती परफॉर्म करी। और जैसे ही मैंने बाहर निकाला, तो वो उस पानी के साथ साथ ना मेरा वो सब कुछ बाहर आ जाएगा, जितना भी मेरा टॉक्सिन, जितने भी मेरा कफ था या पित्त था, या कोई पॉलिप्स थे, कोई छाला था, या कोई भी पस बनी हुई थी, या कहीं पे मेरी इसोफेगस कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिपकी हुई सी थी, आपस में जो जो हमारी इसोफेगस यानी कि जो मेरी खाने की नाल है, वो नाल कहीं ना कहीं से थोड़ी सी दबी हुई सी थी, वो भी खुल जाती इस डंडे से। जो हम रंभा डंडा यानी कि हम जो केले का डंडा हम यूज कर रहे हैं या हल्दी का डंडा यूज कर रहे हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनको ही क्यों चूज करा? एक तो मैंने बताया साइज की वजह से। ठीक है, दूसरा मैंने बताना चाहती थी कि एंटी फंगल होता है। हल्दी जो होती है, इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में, जबकि हल्दी जो है एक एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है पौधे का, मतलब अगर केले का पौधा है तो वो केला बनाएगा, राइट? ऐसे जो हल्दी का पौधा, वो हल्दी नहीं बना रहा था, तो बना कुछ और रहा था, उसका एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ और था, पर बन के बाय प्रोडक्ट में, जैसे इसके दूसरे प्रोडक्ट्स में बन के क्या आ गया, हल्दी। वो जब देखा गया, ऋषि मुनियों ने देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो एक सोना है देखा जाए तो। ये तो उन्होंने उसको फिर धीरे धीरे उसको यूज करना शुरू करा, फिर देखना शुरू करा कि इसकी कितनी अच्छी प्रॉपर्टीज है ह्यूमन बॉडी के अंदर भी, और ये कितना उपयोगी है कि हर लिहाजे में इसको यूज करा जा सकता है, बाहरी और अंदरूनी तौर पे भी। ठीक है, इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज की वजह से, इसलिए हमने हल्दी का चूज करा। और हल्दी जब चूज करी तो देखा कि हाँ, ये तो अगर कोई छाले हैं, या बार बार छाले हो जाते हैं, या बार बार गर्मी हो जाती है, या बार बार एक
खाने की नाल में कोई भी ऐसी आधी-व्याधी आती है, कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है, जो कहीं न कहीं इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है, उसको भी ठीक करता है ये। ठीक है, धीरे-धीरे ये चीज़ें क्योर होनी शुरू हो जाती हैं। किससे? हमारी अगर हम हल्दी का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, हल्दी इसलिए बहुत बेस्ट रहती है। हमने बस्ती में भी कई बार पढ़ा है, उसके अंदर भी यूज़ होता है, राइट? बस्ती वाले पोर्शन में भी। अभी इसको क्लियर करते हैं, ठीक है? आज के डेट में हम रबर का कैथेटर यूज़ करते हैं दंड-धोती के नाम पर, ठीक है? वो कैथेटर हम पहले पानी में भिगोएँगे, स्टरलाइज़ करेंगे, उसे माउथ में डालेंगे एंड पहले पानी पी लेंगे। फिर उसको कितना पानी पीना है हमने? नियरली आप समझो 2 से 3 ग्लास, जितना पिया जाता है, जितना एक इंसान की क्षमता है थोड़ा-सा बर्दाश्त करने की, तो लेके हम 3 से 4 ग्लास लेके चलेंगे इसको, ठीक है? अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। ठीक है? इतना मैंने ग्लास पानी मैंने पिया, थोड़ा-सा पानी पिया और उसको बाद हमने उसके अंदर मैंने कैथेटर डाला, जो कि थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लिया था मैंने, स्टरलाइज़ कर लिया था मैंने। उसको मैंने डाला, गले तक लेके गई, धीरे-धीरे से लेके गए और उसको फिर धीरे-धीरे, स्लोली बाहर निकालना है, झटके से नहीं निकालना। क्योंकि झटके से अगर आपने निकालने की कोशिश करी, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक पैरास्टालसिस मूवमेंट जो हमारी बॉडी में होता है ईसोफेगस का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा एक स्टिम्युलेशन होता है वॉमिटिंग का, वो डिस्टर्ब करेगा कि आपने उसके अगेंस्ट में काम करा है, ठीक है? इसलिए स्लोली लाना है जहाँ पे आपने अपने आप को बर्दाश्त भी करना है कि मुझे वॉमिट नहीं करना, मुझे नौसिया नहीं आना चाहिए। मतलब आ रहा है, फीलिंग आ रही है पर मुझे वॉमिट करना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसी वजह से कुछ लोग इसको जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, इससे अ, ये अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देता नर्वस सिस्टम पे। अगर जल्दी से निकाला जाए। दूसरा क्या होता है, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि अगर आपने कोई भी चीज़ अगर आपने ली, तो उसको बाहर निकालने का एक तरीका होता है। बॉडी अपने आप इजैकुएट करती है, उसको अपने आप बाहर फेंकने की, उसका एक अपना एक तरीका है, उसको बाहर से बाहर फेंकने का। तो वो अपने आप नेचुरली उसको बाहर फेंकेगा। जब आप स्लोली करोगे ना, तो पानी के साथ-साथ और कैथेटर के साथ-साथ वो जो टॉक्सिन्स है, वो स्लोली अपने आप बॉडी फेंकेगी, उसको थ्रो आउट करेगी। झटके से निकालोगे तो कुछ टॉक्सिन्स अंदर ही रह जाएँगे। कुछ टॉक्सिन्स अंदर ही आ जाएँगे, प्रॉपर्ली बाहर ही नहीं निकल पाएँगे। क्योंकि बॉडी ने क्या करा, हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं ना, पीएनएस और एसएनएस के बारे में पढ़ते हैं, राइट? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हमारा पीएनएस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, राइट? तो वो जो कहीं न कहीं आप उसकी जो एक तरीका है, जो काम करने का तरीका है, उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर देते हो। तो उसमें क्या होगा, कहते हैं ना, खाना खाते हुए टीवी मत देखो। पानी या खाना खड़े होके मत खाओ। इसकी इसकी वजह क्या होती है? ब्लड सर्कुलेशन डाइवर्ट हो जाता है। हमारे हार्मोनल सिस्टम जो काम करना होता है ना, एक जगह पे एकत्र होके काम करना होता है। मैं खाना खा रही हूँ, उसको एन्जॉय कर रही हूँ या मैं सोच रही हूँ मैं खाना खा रही हूँ, तो हार्मोन्स वैसे सिक्रीट होना शुरू होते हैं। अगर मैं चल के खाना खाऊँगी ना, तो मेरी ब्लड सर्कुलेशन और मेरी बाकी की एक्टिविटीज़, जो ब्रेन है ना, वो ऑर्डर देगा कि चलने पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है? भागने पे ज़्यादा ध्यान दो, टीवी पे ज़्यादा ध्यान दो। वो हमारा ब्लड ब्लड सर्कुलेशन, हमारी हार्मोनल एक्टिविटी, हमारा ब्रेन उस तरफ ज़्यादा कमांड देगा कि तुम क्या देख रहे हो, उस पे हँसो। अच्छा, जो देखा उस पे और ज़्यादा ध्यान दो, कोई हॉरर मूवी देख रहे हो या कोई फिक्शन मूवी ऐसे देख रहे हो जिसमें बहुत सस्पिशियस चीज़ें, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं जी बैठकर, तो या न्यूज़ देख रहे हैं। तो उससे क्या है, आपका मेंटली आप यू आर इन्वॉल्व्ड, यू आर टू मच इन्वॉल्व्ड। तो जो एक्टिविटी आपके पेट में होनी चाहिए थी, जो कंसंट्रेशन आपको पेट पे बनानी चाहिए थी, वो आपने डाइवर्ट कर दी। उसको डिवाइड करने की वजह से हमारा डाइजेशन खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है? ऐसा ही होता है जब आप कैथेटर को भी जल्दी से बाहर निकाल देते हैं, तो वो डाइवर्ट हो गया, वो खराब हो गया, वो बाहर नहीं निकाल पाया टॉक्सिन्स को, इसलिए कुछ अंदर रह गया, कुछ बाहर है। और दूसरा ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं कोई न कोई चोट लगने की संभावना ज़रूर हो जाती है अगर हम झटके से निकालेंगे तो, ठीक है? क्लियर हो गया कि स्लोली क्यों करना है और जल्दबाज़ी में क्यों नहीं करना, ठीक है? फिर आता है कि किस-किस को नहीं करना। मैंने पहले ही बताया था, हमेशा याद रखें, कॉन्ट्राडिक्शन आपकी हाथों में टिप्स पे पहले होना चाहिए, बेनिफिट से भी पहले, ठीक है? किस-किस को नहीं करवाएँगे, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, सर्जरी हुई थी, ट्यूमर था, ट्यूमर तो हार्ट में नहीं है, पर वैसे कोई ट्यूमर था, कोई भी हार्ट की प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे सामने वाले को कभी-कभी होता है कि एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम भी होती है, तो आपने उनको भी नहीं करवाना है, ठीक है? आपने एक नॉर्मल इंसान को करवाना होता है। नॉर्मल से मीन्स अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है भी ना,
तो ड्यूरिंग दैट पीरियड कभी नहीं कराना। जैसे ही वो एक फेज, सही वाला फेज आता है ना, जहाँ पे दे आर फीलिंग ऑल ओके, नॉर्मल, फीलिंग बेटर, उस फेज के अंदर ही आपने उनको करवाना है, ठीक है। देन हाई बीपी नहीं करवाना, अल्सर के केस में नहीं करवाना, हार्निया, इंटरनल इंजरी, सेंसिटिविटी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करवाना। प्रेगनेंसी में बॉडी ना क्या करती है, मैंने क्लास क्लास में ये पॉइंट रह गया था मेरा बताना जब प्रेगनेंसी की बात स्टार्ट हुई थी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बॉडी के अंदर ना फॉरेन बॉडी होती है, एक वुमेन के अंदर एक फॉरेन बॉडी आ गई, तो कभी कभी ना उसको एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा कि ऑपरेशन के टाइम पे हम कहते हैं ना कि मेडिसिन दी जाती है ऑपरेशन के टाइम पे, जब किसी का कोई ट्रांसप्लांट होता है, ग्राफ्टिंग होती है, कोई ग्राफ्टिंग में तो कहने प्रॉब्लम आती। अगर कोई ट्रांसप्लांट होता है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो पहले बॉडी को ना एडजस्ट करवाया जाता है कि देखो आपने आपने ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दिखाना, आपने इम्यूनिटी नहीं शो करनी वहां पर, उसको आने दो, उसको एडजस्ट करने दो आपकी बॉडी में। तो उसके लिए मेडिसिन दी जाती हैं कि वॉमिट मत करना, बुखार मत चढ़ा देना, उसके अगेंस्ट अपने सैनिक मत बिठा देना, वो फॉरेन बॉडी नहीं है, वो अपने घर का ही इंसान है और अपने घर का एक मेंबर है, उसी को ही एक्सेप्ट करो। तो वो बॉडी को एक्सेप्ट करवाने का तरीका होता है। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, इसलिए वुमेन्स को स्टार्टिंग स्टेज में वॉमिटिंग आती है, क्योंकि वो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं करती उसको कि ये क्या हो गया, उसके लिए एक तरह का ये एक फॉरेन बॉडी है, वो उसको मारने की कोशिश करता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए फीवर आएगा, हाई बीपी हो जाएगा, चक्कर आएंगे, उल्टियां होंगी, ये सिम्टम्स इस वजह से आते हैं। तो अगर मैं प्रेगनेंसी में, अगर हम इस तरह से पहले से ही हम ये सब चीजें, एक वुमेन को पहले ही वो सफर कर रही है इस सब चीजों से, मैंने फिर ऊपर से ये वाला कर दिया, तो जो एक ऊपर की तरफ खिंचाव आएगा वो बुरा, प्लस ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन दे रही हूँ वो बुरा। तो यहाँ पे क्या होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस तो होगा ही होगा, फॉर श्योर होगा। जो एक माता की जो उस टाइम पे जो एक स्थिति है, उसको बिगाड़ने में कोई कसर नहीं रहेगी। तो हमने ऐसी सिचुएशन में कभी भी एक प्रेग्नेंट वुमेन को कभी भी इस सिचुएशन को ना तो दिखाएं आप उन्हें, क्योंकि कभी कभी देखने से भी उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। तो उनको नहीं, ना तो हम ये दिखाएं, ना तो इस बारे में हम उनको उनसे उनको करने के लिए हमें कभी ऐसा गाइड करना है, ठीक है। जैसे मर्जी प्रॉब्लम में कोशिश करेंगे, औषधियों से ठीक करने की कोशिश करें अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो। मेंसेस में सेम केस आता है। मेंसेस में क्या होता है, पूरी लाइनिंग को शेड करना होता है, द होल लाइनिंग ऑफ द यूटरस विल शेड आउट। शेडिंग आउट मीन्स जो लाइनिंग है जिसके अंदर उसने बच्चे को पालना होता है, मुझे ओल सा बनाने की कोशिश करता है ना स्टार्टिंग स्टेज पे, वो एग बना लिया, तो सॉरी एग बना लिया मीन्स ओवम आ गया, तो अब फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, तो उसने क्या करना, उसने सब कुछ पूरा जो एक लेयर बनाई हुई थी, एक बैग तैयार किया हुआ था कि अभी स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन एग बनेगा। तो उसने पूरी छोटी एक तैयारी करके रखी थी। तो वो तैयारी तो पूरी, स्पर्म तो आया नहीं, फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, तो उसने उसको शट आउट करना होता है, पूरे बैग को बाहर फेंकना होता है। तो वो जो क्रिया होती है वो बड़ी पेनफुल होती है। अगेन इसमें अगर ऐसी क्रिया करी जाएगी, वॉमिटिंग करी जाएगी या कुंजल करा जाएगा या वस्त्र धोती करी जाएगी या दंडोती करी जाएगी, तो अगेन आप उस क्रिया को, जो एक नेचुरल क्रिया है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं करना। फिर आ गया हेमेटाइटिस, ब्लड वॉमिटिंग, जो मैंने आपको कल बताया था कि कितनी आ रही है और कितनी बार आ रही है, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। एब्डोमेन ट्यूमर, ऑफ कोर्स, क्योंकि एब्डोमेन एरिया में झटका पड़ता है, इसमें जो एक रिफ्लेक्स एक्शन आता है वो इतना अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए। इवन इन अदर केसेस, अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना, तो भी आप उसको ना कराएं। स्ट्रेस में और डिप्रेशन में डिफरेंस देख कर करवाएं, ठीक है। अगर कोई डिप्रेस्ड है, लेकिन वो डिप्रेशन की एक ऐसी कगार पर है जहाँ पे आप उसको थोड़ा सा अगर जर्क दो, झटका दो, तो वो बर्दाश्त कर सकते हैं। डिप्रेशन में ये स्टेज को पता लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए डॉक्टर्स की गाइडेंस में ही करना होता है, ठीक है। ऐसा नॉर्मल योगिक प्रैक्टिशनर हम इस चीज को नहीं जज कर सकते, गुरु जो बहुत बड़े गुरु हैं तो वही जज कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे फिर हम इसके बेनिफिट्स क्या है, रिमूविंग बाइल एंड म्यूकस, रिड्यूसिंग एसिडिटी, इंप्रूविंग बैड ब्रेथ से कैसे फर्क पड़ेगा इसका, मैंने कल बताया था एक इसका पॉइंट, किस किस को याद होगा, आनंद सांगवान जी। सॉरी मैम, नहीं पता। अच्छा, प्रियंका पांडे जी। राधिका जी। जी मैम, आज तो मेरी पहली क्लास है। अच्छा ठीक है, कहीं नहीं। स्मिता जी।
सॉरी, ये वाला तो याद नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। बैड ब्रेथ मैंने बताया था दो वजह से होती है। जब हम खाना खाते हैं या खाना बहुत कम खाते हैं तो कईयों को देखा होगा अपने मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। वो बदबू दो तीन वजह से होती है। पहला, पेट साफ नहीं होता। पेट साफ का मतलब ये है कि इंटेस्टाइन में ना अभी भी खाना जमा हुआ था, वो धीरे धीरे करके ना फ्यूम्स बनाना शुरू कर देता है। एक ऐसी गैस सी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है जो कहीं ना कहीं बर्प के माध्यम से आपके माउथ में आना चाह रही थी पर आई नहीं। मतलब और उसने जो एक कह सकते हैं कि ऐसा पॉल्यूटेंट्स उसके अंदर थे जो कहीं ना कहीं लाइनिंग के अंदर चिपक गए। एक तो ये रीजन होता है। मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, पर लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। दूसरी वजह जो होती है, मेजर वजह है, मेजर के भी जो सबसे ज्यादा प्राइम मोस्ट है, वो होते हैं टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स हमारा सबसे पहला, मैंने बताया था कि सबसे पहला हमारी सैनिक, जो सबसे पहली लेयर है जो हमारी इम्यूनिटी बनाती है। कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी होता है ना, टॉन्सिल्स पहले उसको मारता है। टॉन्सिल्स पहला होता है, ठीक है। वो उसको मारता है, उसको खत्म करता है। अगर किसी के टॉन्सिल्स क्लीन नहीं है, माउथ का हाइजीन उसने मेंटेन नहीं किया हुआ, वो गंदूश प्रॉपरली नहीं करते, ब्रश प्रॉपरली नहीं करते, नीम का दातुन प्रॉपरली नहीं करते, कोई भी दातुन है, आप वो प्रॉपरली नहीं करते हैं, उन्होंने टॉन्सिल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए कोई ऐसी चीज यूज नहीं करी है, वो सिर्फ टूथपेस्ट पे डिपेंड करते हैं, ऐसे लोगों के माउथ से हमेशा आपको स्मेल आएगी ही आएगी। जो लोग दातुन करते हैं वो पेट के कीड़े तो मारते ही मारता है, पर वो टॉन्सिल्स को भी एनहांस करते हैं, उनकी एक्टिविटी को, उनको स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। जो मुलेठी के दातुन ले, वो करेंगे तो उससे भी सेम यही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हल्दी अगर हम थोड़ी थोड़ी खाते हैं, वो भी हमारे टॉन्सिल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। गले में आपने कई बार सुना होगा कि नमक के और हल्दी के गरारे कीजिए। तो इसलिए हमारे टॉन्सिल्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं उस पे जो बैक्टीरिया, जो डेब्रिस होती है, उसको वो फॉर्म करना, उसको वो हेल्प करता है टेक आउट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया मेरा पॉइंट। नाली तो बंद कर दे। मैम, इम्प्रूविंग गुड वो होना चाहिए ना, फिर ब्रेथ। हाँ जी। जो ये पॉइंट है ना, इसमें जो आपने बताया वो समझ आया है, लेकिन इसमें जो पॉइंट लिखा है ना आपने, उसमें इम्प्रूविंग बैड ब्रेथ लिखा है, इम्प्रूविंग गुड ब्रेथ होना चाहिए ना। इम्प्रूविंग क्या होना चाहिए? गुड ब्रेथ। नहीं नहीं नहीं, इम्प्रूविंग गुड ब्रेथ नहीं, इम्प्रूविंग बैड ब्रेथ मीन्स आप जो चीज बुरी है, जो खराब है, उसको ठीक कर रहे हो। गुड को तो क्या ही ठीक करोगे, गुड तो गुड है पहले से। तो जो भी हमारी गुड यानी कि बैड ब्रेथ से मीन्स किसी को अगर बुरी स्मेल आती है। केचरी मुद्रा का पता है ना आप सबको? नभो क्या? मुद्रा, खेचरी मुद्रा, नभो मुद्रा, हाँ। वो जी भी जी। इसमें हेल्प करती है। वो भी अच्छा। बैड ब्रेथ के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। वो भी क्या करती है, जैसे टॉन्सिल्स होते हैं, पैलेटाइन में, जो पैलेटाइन मीन्स जो पैलेट एरिया है उसको क्लीन करने में, जो हमारा सलाइवा है उसको अच्छी प्रोडक्शन होती रहे, ताकि जो भी डेब्रिस हमारे दांतों पर है वो निकल के नीचे उतर के आ जाए, और टॉन्सिल्स उस पर एक्ट करे कि अच्छा बैक्टीरिया, पहले इसको किल करो, अभी के अभी किल करो। और जो किल नहीं हो सकते वो पेट में चले जाते हैं, फिर एचसीएल के माध्यम से वो कहीं ना कहीं किल हो जाते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया तो उसको भी पचा के बाहर निकल जाते हैं, उसे उसको भी डॉच कर जाते हैं, ठीक है, उसको उसे भेद कर निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, फिर वो लीवर में जाके व्याधि पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को जहर दिया गया हो तो कैसे पता चलेगा किसी को जहर दिया गया था? कौन सा ऑर्गन बताता है? लिवर। एग्जैक्टली वॉमिट हो जाती है ना उसका। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। लिवर। लीवर बताता है। अगर कभी किसी का पोस्टमार्टम करा जाता है तो लीवर से पता लगाया जाता है कि इसको जहर दिया गया था कि नहीं दिया गया था। दैट इज द फर्स्ट प्राइम थिंग टू टेस्ट ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम, ठीक है। तो सबसे पहले लीवर देखा जाता है कि अच्छा पॉइजन, कौन सा पॉइजन, तो वहां से हम उस चीज को निकाल दें कि ये XYZ पॉइजन दिया गया था, ठीक है। क्योंकि जब डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम को अगर आप ठीक से पढ़ोगे ना, ठीक से कहने का मतलब ये कि अभी आप ना ये छोड़ दो कि कौन कौन से एंजाइम निकल रहे हैं। एक बार के लिए अगर आप इस चीज को छोड़ दो, आप उसकी क्रिया पढ़ो, क्रिया कैसे 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 हो रही है। माउथ से गया, स्टमक में गया, ऐसे ऐसे करके जो होता है ना, फिर लीवर में गया, लीवर के बाद कहाँ चला गया, किसने एब्जॉर्ब करा, कैसे एब्जॉर्ब करा, ये सारी चीजें इसके अंदर, इस तरह की क्रिया को एक बार ना, ये जो चेन है इसको जरूर देखो एक बार।
बाकी एंजाइम वगैरह तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि स्टमक से हमने माउथ से लिया। दर्द हो गया। जी, हमने माउथ से इनटेक करा। ये इतना क्यों हो रहा है? जी, माउथ से इनटेक करा हमने। ठीक है। और इंटेक करते ही वो नीचे उतरा। नीचे उतरा इसोफेगस से। इसोफेगस से ये आया हमारा किसके अंदर, पेट के अंदर आया। पेट से कहाँ चला गया, आंतों में चला गया। ठीक है। आंतों से फिर किस में चला गया, पहले फर्स्ट स्मॉल में गया, फिर लार्ज में गया। लार्ज के बाद कहाँ जाता है, जो एब्जॉर्ब करा वो फूड होता है वो कहाँ जाता है। ये शंख प्रक्षालन की बाहर तैयारी निकलेगा समझ। ना वो। बाहर बाहर तो डेफिसिट निकल गया, जो वेस्ट मटेरियल था, जो नहीं चाहिए बॉडी को, वो तो बाहर निकल गया। लेकिन जो चाहिए वो कहाँ गया। ब्लड के अंदर मतलब मिक्स होकर और सर्कुलेट हो जाएगा ना पूरे बॉडी में। हाँ जी, पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी से पहले कहाँ जाता है, ये मान लीजिए ये ब्लड है। हार्ट में। अच्छा। नहीं 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 नहीं। ये सीधा हार्ट में पहुंचाएंगी जहर, पहली बारी में। लीवर छोड़ो, कुछ नहीं करेगा लीवर, छोड़ दो लीवर का काम। किडनी का काम भी कुछ नहीं है, छोड़ दो। है। मैंने कहा था थोड़ी एनाटॉमी पढ़ के आना, कहा था ना। अब समझ आ रहा है क्यों कहा था। लीवर में जाएगा, तभी तो पता चलेगा ना क्या हुआ। लीवर में जाएगा। ओके। जी। हाँ जी। डायरेक्टली वहां मत पहुंचाओ। एक बार कल फिर से पढ़ के आना। ठीक है, और नहीं तो बिफोर क्लास वी आई डिस्कस फ्यू थिंग्स। ठीक है। ओके। भगवान के पास मत पहुंचा दो किसी को ऐसे ही फटाफट से। चलिए, शंख प्रक्षालन पढ़ेंगे, लघु पढ़ेंगे। लघु का मतलब होता है छोटा। शंख का मतलब होता है कॉन्च, शंख। मुझे बड़ी प्यारी लगती है मुझे, थैंक यू। तो शंख प्रक्षालन हुआ। प्रक्षालन का मतलब होता है पानी में किसी को धोना, पानी से नहीं, पानी में किसी को धोना। जैसे कि कोई सागर है या ओशन है, उसमें अगर हम किसी चीज को धोएंगे तो वो पानी के अंदर है, प्रक्षालन हुआ वो। लेकिन अगर मैं टैप वाटर से धो रही हूँ तो वो प्रक्षालन नहीं है। ठीक है। टैप वाटर से हम जो बर्तन धोते हैं वो पानी के अंदर नहीं, हम पानी से धो रहे होते हैं। थोड़ा सा पानी है ना वहां पर, पूरा डुबो के नहीं धो रहे। बाल्टी के अंदर डाल दोगे तो प्रक्षालन हो जाएगा। ठीक है, बाल्टी भरी हुई पानी की, उसमें अगर हमने कुछ डाल दिया तो वो प्रक्षालन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो लघु का मतलब हो गया छोटा। शंख का मतलब हो गया शंख समान, शंख जो होता है कॉन्च। ठीक है। और आ गया प्रक्षालन का मतलब, मैंने आपको क्लियर करा। अब इसका मतलब क्या है, मैंने उसके अंदर पानी के अंदर डुबो के उसको कैसे क्लीन करा। इसका मतलब ये है कि जो मेरी आंत है, छोटी और बड़ी आंत जो है, हम उसको कैसे क्लीन करेंगे। पानी इतना पी लेंगे, इतना पियेंगे, इतना पियेंगे कि वो पूरा उसके अंदर अच्छे से डूबी भी सी हो जाएगी। और जिससे वो सारा का सारा हमारा मल मूत्र का त्याग जो जमा हुआ था, फूड पार्टिकल्स जमे हुए थे, डाइजेस्ट भी नहीं हुए, वो वहीं के वहीं चिपके हुए हैं ऊपर कहीं पर। और कई ऐसे हैं जो डाइजेस्ट हो गए, लेकिन फीसिस तो फॉर्म हुई, लेकिन पानी प्रॉपरली पिया नहीं था, फाइबर प्रॉपरली खाए नहीं थे, तो बाहर निकला ही नहीं। वो अंदर कहीं ना कहीं जमा रह गया। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो खाना अच्छा भी खाते हो, प्रॉपर फाइबर्स भी लेते होंगे, तभी उनके साथ ये नहीं होगा, नहीं। उनके साथ भी ये हो सकता है। इवन जो प्रॉपर सिर्फ ये फ्रूट्स की डाइट पे भी रहेंगे ना, फाइब्रस डाइट पे भी रहेंगे, लिक्विड डाइट पे भी होंगे, तब भी। लिक्विड डाइट पे तो नहीं, खैर लिक्विड डाइट में कुछ जमने वाली चीज नहीं होती, लेकिन लिक्विड डाइट के अंदर अगर कुछ भी ऐसा थोड़ा सा भी सॉलिड कुछ ले रहे हैं तो वो जाएगा अंदर। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं स्टक करेगा। जो लिक्विड डाइट में उनके साथ ऐसा नहीं होता। सॉरी। तभी कहते हैं कि जो लिक्विड डाइट है वो बहुत जल्दी हमारा ब्लड के साथ डिफ्यूजन उसका बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि जब जो भी हम लिक्विड डाइट में ले रहे होते हैं तो हमने आधी चीजें पहले ही तोड़ ली हुई होती हैं। तो पेट को, माउथ को ना, माउथ को स्पेशली पहले फर्स्ट माउथ को और पेट को ना कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, गूंथने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आटा गूंथते हैं ना, सिर्फ गूंथने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। वो पहले डाइजेस्ट, मतलब इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, टूटा हुआ आता है कि बॉडी बहुत जल्दी इसको डाइजेस्ट कर लेती है फटाफट से। ठीक है। तो अब शंख प्रक्षालन, लघु शंख प्रक्षालन में क्या करते हैं, लघु शंख प्रक्षालन में इसमें मेजर डिफरेंस ये है कि ये आप कभी भी कर सकते हो, थोड़ा सा मौसम को देख के। दूसरा, इसमें पानी की कमी होती है। जो पानी का, हम जो अमाउंट ऑफ वाटर हम पीते हैं
पूर्ण के अंदर ये उसके मुताबिक बिल्कुल भी कुछ खास नहीं होता। इसमें आप 1 से 2 गिलास भी पी सकते हैं, 1 बॉटल भी पी सकते हैं, 1 से 1.5 लीटर भी पी सकते हैं। एक्सरसाइज करी, जो ये आसन दिए हुए हैं ये हमने एक्सरसाइज करी, एंड देन वी गो फॉर द नेचर्स कॉल। ठीक है, हम उसमें जाएंगे, जितना भी क्लीन होना था हो गया। इसको बार बार रिपीट नहीं करते। इससे मेजर चीजें क्या हो गई, मैंने 1.5 से 2 लीटर अप्रोक्सीमेटली मैंने पानी पिया, एक्सरसाइज करा करी, और उसके बाद मैंने वॉशरूम गए, क्लीन हो गए। ठीक है, ये एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना। ठीक है, जितनी भी आसन है इसको आप एक एक बार, 6 6 बार, वैसे हम कहते हैं 6 6 बार एक एक आसन को करना है। ठीक है, एक आसन को 6 6 बार करना है। तो कौन कौन से आसन है इसके अंदर, एक बार वो देख लेते हैं पहले। ये और जूम तो नहीं होगा। पहले है इसमें ताड़ासन, ये वाला, ये है ताड़ासन। देन आता है त्रियक ताड़ासन, ऐसे। ठीक है, फिर हम करेंगे कटी चक्रासन, फिर करेंगे त्रियक भुजंग आसन, देन करेंगे हम उदर आकर्षण आसन। ठीक है, तो कितने आसन हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। और ये 5 आसन जो हमने करने हैं, नियरली एक आसन को हमें 6 बार करना है, नियरली। ठीक है, तो हमने इसको करा, पानी पिया, हमने आसन करा, और इधर हम उसको फटाफट से चले गए कहाँ, वॉशरूम, उसको क्लीन आउट करने के लिए। इससे क्या होता है कि जितने भी हमारा पानी हमने पिया होता है ना, जो भी मलमूत्र, जो कुछ भी अंदर अटका हुआ है, टॉक्सिन्स अटके हुए हैं, या बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन थी, तो वो भी सारी बाहर निकल जाती है। किसी ने बहुत ऑयली खाना खाया था तो वो निकल जाता है। अगर किसी ने नॉनवेज खाया था तो उस केस में नॉनवेज बहुत जल्दी बाहर नहीं निकलता, वो एब्जॉर्ब हो जाता है कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर। तो नॉनवेज पूरा हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सात्विक डाइट पे होते हैं उनको बहुत इजीली निकल जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो ना, वो बहुत जल्दी निकल जाती है। इसलिए योगियों में इतना उनको बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, उनको इतना ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, जो ज्यादा आगे अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जो लोग योग के मार्ग पे पूर्णता में है, जो अलग ही रह रहे हैं, संन्यास में भी हूँ, मतलब लाइक अपने घर बार सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, उनके लिए ये क्रियाएं अब कम हो जाती हैं। एक लेवल आता है, उसके बाद ये क्रियाएं बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसमें ऋतु काल का जरूर ध्यान रखें, जब भी लघु हो या पूर्ण हो, ये ध्यान रखना है कि हम नियरली 3 से 4 दिन पहले ही हमारा खाना जो हो, वो हमारी डाइट ना लाइट होनी चाहिए। यानी कि हम थोड़े से लाइट लाइट मील लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, लाइट मील लेना शुरू करेंगे, और हमने वही रात को थोड़ा खाना खाना कम खाना है, लाइट खाना खाना है, सूप ले लिया, या थोड़ा सा कोई जूस, या कोई लिक्विड डाइट हमने फॉलो करी है। ठीक है, मूंग दाल खिचड़ी कर ली। लेकिन जब भी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हमने घी वाली चीज खानी है। हमने वो चीज नहीं खानी, फ्रूट्स नहीं खाने जो थोड़ा हार्ड शो हमारी बॉडी पे, इस तरह की चीजें नहीं खानी। जो हम खिचड़ी भी खाते हैं ना, तो उसके अंदर दाल ना बराबर मिलती है, जो हम योगियों वाली दाल होती है ना, उसमें ना बराबर ही सारी चीजें मिलती है, तो हम उसको, ऐसी चीज को हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट हमने उस दिन, जिस दिन लघु संरक्षण करा है, उस दिन थोड़ा रेस्ट ज्यादा बॉडी को देना है। पंखा नहीं चलाना, हवा नहीं लगनी चाहिए। इससे बॉडी, इसमें जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। जिन जो लोग थोड़े एक एज लेवल पे होते हैं, उनके लिए ये जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो वो उसको ये कोई प्रेग्नेंट लेडी थी मान लीजिए, बच्चा डिलीवर करने के बाद उन्होंने, उनकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि ऑलमोस्ट यही सिचुएशन आ जाती है पूर्ण वाली, ऑलमोस्ट यही सिचुएशन आ जाती है जहाँ पूरा शरीर ना ऑलमोस्ट एक वुमेन का खाली हो जाता है आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी। पूरी बॉडी ना एक तरह से खाली सी हो जाती है अंदर से। इसलिए उनको आराम की सख्त जरूरत होती है। उनकी डाइट बहुत डबल से भी ट्रिपल होनी चाहिए, क्योंकि एक फीडिंग बेबी होता है साथ में, एंड एक एक लैक्टेटिंग मदर को डाइट उनकी वैसे डबल होनी चाहिए। तो उस केस में जितना वो खाती हैं उससे कहीं ज्यादा वो निकल जाता है। तो बॉडी को लगे, बॉडी में एब्सॉर्ब हो, उस सब चीजों के लिए हम कोशिश करते हैं कि एक तो लिक्विड डाइट उनकी अच्छी हो, साथ साथ में सॉलिड डाइट के अंदर अच्छे पोषक तत्वों वाली चीजें, जो अच्छे से जल्द तो शायद बहुत सी चीजें जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती हैं, पर ऐसी हम अच्छी चीजें दें जो डाइजेस्ट तो हो और हड्डियों को भी जाकर लगे। ऐसे ही पूर्ण में भी हम कोशिश करते हैं, जब हमने शरीर को खाली कर लिया, साफ कर लिया, अब हमें उनको अच्छी डाइट देनी है, ताकि वो ग्रीसिंग भी हो, और जो हम खा भी, पहले तो हमें ग्रीसिंग करनी जरूरी है। ठीक है ना, ग्रीसिंग करेंगे तो ही हम कुछ अच्छा और कुछ
हैवी खा पाएंगे। अगर हम डायरेक्टली एकदम से हैवी खाना खा लेंगे तो हार्श रहेगा, बॉडी पे रुक्षता प्रदान करेगा, वो छील देगा कहीं ना कहीं, और बॉडी को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए प्रेग्नेंट जो आफ्टर डिलीवरिंग मदर जो होती है उनको इसलिए एकदम से पूरी फुल डाइट नहीं दी जाती। हम सबके यहाँ पे हम सब जानते हैं इंडिया में रिचुअल्स हैं कि पहले यही कुछ दिन खिलाना है, फिर कुछ दिन के बाद फिर थोड़ा सा बढ़ाना है, फिर कुछ बढ़ाना है। हम सब जानते हैं ना, लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं नहीं सब बकवास है, बकवास नहीं है। इसके पीछे यही रीजन है कि बॉडी इतनी खाली हो चुकी होती है कि ग्रीसिंग के साथ साथ, और जो ये हम घी की डाइट होती है या तिल की डाइट होती है जो हम देते हैं, वो इसी वजह से दी जाती है। तो जब लघु शयन प्रक्षालन करते हो तो इतना हैवी नहीं चाहिए होता, पर लेकिन जब पूर्ण करते हैं तब वाकई में बहुत हैवी चाहिए होता है, घी भी हो प्रॉपरली, फिर आप दूध वगैरह पिए, खिचड़ी खाएं अच्छे से, फिर नेक्स्ट डे भी, फिर जो आने वाले जो दिन होते हैं ना, फिर नेक्स्ट डे से आप फ्रूट्स खाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर जूसेस फ्रूट्स के खाएं, अच्छी डाइट को शुरू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करना एज ए योगिक प्रैक्टिशनर। ठीक है, फिर आता है किस किस को नहीं करना, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, प्रेगनेंसी में नहीं करना, मेंसेस में, स्ट्रोक में, स्टमक अल्सर जो हुए हैं, कोलाइटिस में, इंफ्लामेशन ऑफ कोलोन, कोई भी किसी भी प्रकार की इंफ्लामेशन हुई थी, जलन हुई थी, कुछाला हुआ था, या किसी भी तरह का कोई भी कॉन्स्टिपेशन हुई थी, और कॉन्स्टिपेशन के बाद जो एक जलन हो जाती है, उस केसेस में कोशिश करो ना करो। वीक किडनीज, ओ यस, जिन लोगों को बार बार मलमूत्र सॉरी त्यागने की बार बार प्रॉब्लम आती है, या जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि स्टोन्स हुए थे पीछे, या उनको बीपी की प्रॉब्लम है, तो भी नहीं करें। ठीक है, लार्ज गॉल स्टोन्स, उस केस में तो हम लघु को जो करते हैं, लार्ज में बात कर रही हूँ, लार्ज में नहीं करना, स्मॉल में कर सकते हैं, लेकिन अगेन थोड़ा देख रेख में। ये नहीं कि अच्छा थोड़ा कम है साइज, अभी 4 से 5 ही है चलेगा, तो हम शुरू कर लेते हैं। जिसका 20 22 की रेंज में होता है, एमएम में होता है, उसको तो बिल्कुल ही नहीं करना। ठीक है, उनको नहीं ये करना एक्सरसाइज, क्योंकि वहां पे वो हिल जाएगा स्टोन, और वो जब हिल गया ना तो बहुत बहुत भयंकर तरीके से नचाता है वो। अगर एक बार गॉलस्टोन से अगर थोड़ा सा भी अगर आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट कर दे तो। ठीक है, तो आगे पीछे कहाँ दर्द हो रही है ये नहीं समझ आएगा कि एक्जैक्टली पीठ में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है, चेस्ट रीजन में दर्द हो रही है, हो कहाँ रही है, ये भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर आता है क्रोनिक डायबिटीज। डायबिटीज क्रोनिक का मतलब ये होता है जहाँ पे मेडिसिन तो चल रही है और इंसान मेडिसिन छोड़ नहीं सकता 1 2 दिन के लिए। डायबिटीज में कुछ लोग होते हैं छोड़ सकते हैं, बीच बीच में वो गैप ले लेते हैं। जो गैप ले लेते हैं उनके लिए लघु शक प्रक्षालन वो कर सकते हैं। जो लोग गैप नहीं ले सकते उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि उनको डायबिटीज की मेडिसिन पहले लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर आ गया हर्निया। हर्निया तो हम जानते हैं कि इस ऐसे केस में हमने कल भी बात की थी, क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है क्लेंजिंग द बॉडी, बॉडी क्लीन करता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो सिस्टम है हमारा, जो पूरा का पूरा उसकी इम्प्योरिटीज है, मुंह से लेकर एनएस तक कोई भी प्रॉब्लम अगर है, अधोमार्ग से लेकर उधोमार्ग तक जो भी प्रॉब्लम अगर कहीं पे भी है, वो सारी सारी वो क्लीन होती है। क्योर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, इंजेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, एनालिसिस, मेटाबॉलिज्म, यानी कि कैटा और एना दोनों काम हमारे ठीक से हो पाते हैं। यानी कि जो चीजें मुझे तोड़नी है वो तोड़ने के लिए कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, वो भी फंक्शन प्रॉपरली होता है। एनाबॉलिज्म यानी कि जो चीजें मुझे जोड़नी है, मुझे ग्लूकोज बनाना है, नहीं बनाना, जोड़ना है, स्टोर करना है, वो सारे फंक्शंस अब मेरा प्रॉपरली हो पा रहा है। इम्प्रूव द फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रेंथन द डाइजेशन ऑर्गन, जो ऑर्गन जितने भी मेरे इन्वॉल्व है, लीवर है, मेरे पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, पूर्ण में और लघु में तो हम क्लियर कर लिया ना यहाँ पे कि दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। और वायु हम इसको अगर हम कहें तो उसके अंदर हमारा इंक्लूड होता है, किसके अंदर, गहन संवेदना के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम नियरली 16 ग्लासेस हम पीते हैं, और नियरली 8 8 बार हम आसन करते हैं। कितने ग्लास पानी पियेंगे, 16 ग्लास पानी पियेंगे। कैसे पीते हैं हम, 2 ग्लास पानी पिया, आसन करा, फिर 2 ग्लास पानी पिया, फिर आसन करे, फिर 2 बार पिया। तो कभी भी जब कभी भी अगर वॉशरूम जाने का लगता है तब हम बीच में जाएंगे, लेकिन पीना 2 2 ग्लास करके है। ठीक है, उसमें हम कितने पिए थे, उसमें हम नियरली 6 या 4 कप्स, मतलब ग्लासेस नियरली हम इतना पी रहे थे, 1.5 लीटर के आसपास कम पी रहे थे। तो उसमें भी हम कोशिश करें कि अगर आप एक बार में पी के भी कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रुक रुक के कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा है।
ठीक है। लेकिन हमें शक प्रक्षालन में ये बहुत लंबी क्रिया है। इसमें 2-3 दिन पहले ही हमने खाना छोड़ देना होता है, बहुत लाइट डाइट पे होता है। फिर उसके बाद जो जो जिस दिन कर रहे हैं, उस दिन तो बहुत ही सामने वाले की जो जो व्यक्ति जो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो वो पूरा डे का उनका रेस्ट होता है। देख दैट पर्सन कैन नॉट गो एनीवेयर, कहीं नहीं जा सकते, इतना वो थक जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उनको एक सख्त, बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि कंबल ही दिया जाता है। उनकी बॉडी को थोड़ा वार्म रखा जाता है, ज्यादा हवा ना लगे, जोड़ों में हवा ना पहुंच जाए। तो इस तरह से उनका ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो अभी क्या करेंगे हम, मैंने सलाइन वाटर बनाया, गर्म रखा, ऑलमोस्ट पूरी बाल्टी मैंने बनाकर रख ली। ये बाल्टी मीन्स अच्छा खासी जग मैंने रख दी है अपने पास। वो मैंने पानी भर के रख लिया। उसके अंदर 16 ग्लासेस नियरली मैंने रख लिए। पानी पिया, 2 ग्लास पानी पिया, आसन करा। फिर से 2 ग्लास पानी पिया, आसन करें। कौन कौन से आसन करने हैं प्रियंका जी? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, हम्म। और उद्राकर्षण भी होता है। वो लास्ट है, बीच में दो। लास्ट उद्राकर्षण है। हम्म। और एक वो और लिख नहीं पाई थी मैं। देखो, इसमें सीक्वेंस समझो क्या है। पहले बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सॉरी, पहले बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। क्यों? ताकि जो मेरी इंटेस्टाइन है वो खुल जाए। अभी क्या होती है, ऐसे ऐसे होती है इंटेस्टाइन, ठीक है। अब मैं उसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, खोल दिया। समझो, लॉजिकली समझो कि आसन ये वाले क्यों, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब मैंने ये कर लिया, ये मैंने करा ताड़ासन, ठीक है। ताड़ासन से क्या हुआ, अपवर्ड स्ट्रेच आ गया, इंटेस्टाइन पूरी खुल गई, ऐसे, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, दूसरा आसन मैंने कौन सा करा, त्रियक। त्रियक में हम होती है बेंडिंग। तो मैंने ऐसे, इस तरफ की बेंडिंग है, मैं दोनों साइड की दिखा रही हूँ, लेफ्ट एंड राइट की। तो क्या होगा, जो इंटेस्टाइन है वो अब इस तरफ से यूं यूं खुल के जाएगी, फिर इस तरफ से खुल के जाएगी, ऐसे करके जाएगी। क्लियर हुआ इस चीज का? ठीक है। जी। फिर आता है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में पूरा ट्विस्ट ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऐसे पूरा क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ से पूरा ये ट्विस्ट करा मैंने अपनी बॉडी को ऐसे, फिर मैंने यहाँ से यूं पूरा ट्विस्ट करा। तो ट्विस्ट करने पे आपने हमने कई बार नोटिस करा ना कि कैसे वो घूम जाती है, जैसे हम एक तौली को निचोड़ते हैं, निचोड़ते हैं ना, घुमा घुमा के ट्विस्ट करके निचोड़ते हैं ना तौलिए को, या कपड़े को, पानी जब निकालना होता है। कैसे करते हो? हाँ ऐसे करते हैं हाँ, ना। ऐसे ही तो करते इस हैं। एग्जैक्टली इसलिए तिर्यक, इसलिए सॉरी, कड़ी कड़ी चक्रासन करा हमने, ठीक है। फिर अगर किसी में कोई चीज अगर रह गई है, तो हम अगर टूथपेस्ट में, अगर मैं टूथपेस्ट निकालें तो हम जोर दे दे के निकालेंगे, राइट। फिर ऊपर से हम थोड़ा सा रोल करेंगे, फिर उसको फिर से उसको नीचे की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे। दैट इज योर तिर्यक ताड़ासन। इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करके साइड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो भी जमा हुआ, कुछ भी जमा हुआ है ना, उसको पूरा बाहर निकालने के हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आसन? फिर कौन सा आता है, भुजंगासन। भुजंगासन में हम पेट के बल लेटे और थोड़ा सा फेस ऊपर करा। और इसमें लेकिन ये तिर्यक है, ठीक है। इसमें सामने वाला फेस वाला नहीं है, इसमें लेफ्ट एंड राइट का है, ठीक है। ठीक है, ऐसे जैसा कोई लेटा है, तो हमने लेफ्ट एंड राइट का हमने करना। लेफ्ट एंड राइट से क्या हो गया, जब हमने ऐसा करा ना, तो बेली रीजन जो होता है ना, जो पेट होता है ना, वो नीचे होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ दबाव पड़ेगा जमीन से, ठीक है। और ऊपर से जो हमने जब हम इसको हम जब तक ये कर रहे होते हैं, तो जो इंटेस्टाइन है, जो लीवर का एरिया है, जो स्टमक का एरिया है, जो अपवर्ड लेवल पे जितना भी हमारा आता है, यानी कि ट्रांसवर्स कॉलम जो हमारी आती है, उसको हम ट्विस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं इससे, जो भुजंगासन से, ठीक है। फिर इसके अंदर हमारा बिल्कुल बिलो रीजन, बेली रीजन हमारा जमीन पे आ रहा होता है, वो दबाव देता है। और कमर की तरफ से हम उसको थोड़ा और पीछे की तरफ घुमाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है, ये यहाँ हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये लेग्स जा रहे हैं, ये बेली रीजन है। यहाँ दबाव पड़ा, इसे दबाव पड़ने से क्या हुआ, यहाँ दबाव पड़ा, ऊपर की एरिया जो हमारा ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है। इधर दाएं बाएं घूम रहा है भुजंगासन में। तो इससे क्या हुआ कि मेरी जो इंटेस्टाइन है तो वो घूमी, फिर पेट पे जोर पड़ा सामने की तरफ से, दबाव पड़ गया ना उनको, कि जो कुछ भी चिपका हुआ था उसको पानी से उसको मैं थोड़ा निकालने की कोशिश करी। पानी मैंने कौन सा पिया था, पानी तो मैंने लाइन पिया था, यानी कि वाटर तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, टॉक्सिन्स निकाले जाएंगे। और जो नमक है वो पूरी स्टरलाइज करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है, मतलब गंदगी निकालने में हमारी हेल्प कर रहा है इसके अंदर। फिर क्या हुआ, जब मैंने त्रिकासन की जब करा ना, तो यहाँ जितने भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो भी मेरी नाड़ी, सॉरी नर्व्स थी, वो अब और ज्यादा हेल्प होती है, वो एक्टिवेट होती है, जिससे कि मेरा
पूरा का पूरा एब्डोमेन एरिया, लीवर तक का एरिया, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, जितना भी मेरा सारा एरिया है ना, ये एक्टिवेट हो जाता है अच्छे से हमारी नर्व्स के थ्रू। जो नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ बैठी हुई है, जो यहाँ पे गवर्न करती है किस रीजन को, हमारे एब्डोमेन रीजन को और चेस्ट रीजन को। ठीक है। फिर कौन सा आता है लास्ट में, हमारा उदर आकर्षण आसन, जिसमें हम बैठे हुए कौवा चाल चलते हैं इधर से। ठीक है। बैठने के बाद जैसे हम कौवा चाल चलते हैं, कौवा चाल चलने में, कौवा चाल चाल जब चलेगा कोई, तो मुझे इतना बताइए कि वहां पे किस पे ज्यादा जोर पड़ेगा, लोअर एब्डोमेन एरिया पे या अपर एब्डोमेन एरिया पे? बताइए। उधर आकर्षण मैंने कर रहा, तो कहाँ कौन सा रीजन कहाँ पे करेगा? लोअर। बिल्कुल लोअर। लोअर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ये देखिए। एक तरह से कागज में बैठ के हम चलते हैं ना ऐसे करके, पर हम चल नहीं रहे, हम उसी जगह बैठे हुए हैं। ये अगेन यहाँ पे ये ट्विस्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। इसने से ट्विस्ट कर रहा है, ये जो आपका किडनी वाला साइड का एरिया है, उसको भी यहाँ पे ये अफेक्ट करता है, जिससे कि वॉशरूम यानी कि यूरिन पास करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और जो ये एरिया आता है ऐसे, जो ये ट्विस्ट है ये वाला, जैसे मत्स्येंद्र आसन में हम करते हैं ना, जिससे कि हमारी पेनक्रियास की एक्टिविटी भी ठीक होती है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन का, हमारे एब्डोमिनल एक्टिविटी मसाज जो होती है वो होती है। एक चीज कभी आपने सोची है, जो हम अभी इतनी सारी क्रिया करते हैं, उसके अंदर एक क्रिया होती है, अगर इतना ही दबाव डालना है तो अग्निसात क्रिया कर लेते, अग्निसात क्रिया कर लेते, इतना दबाव डालना है, इतना मैं आसन कर रही हूँ, अग्निसात क्रिया कर लेती, नौली क्रिया कर लेती, सेम इफेक्ट देता वो भी। इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? सोचो। मैम वो खाली पेट होते हैं ना। हाँ, तो अग्निसात क्रिया भी तो, नौली क्रिया भी तो हम खाली पेट करते हैं। क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे ये मैंने सारे आसन करे, ये सारे आसन हमने करे इसके अंदर पानी पीने के बाद। ठीक है। नौली क्रिया जो हम करते हैं, नौली क्रिया मैंने पानी पिया और मैंने ये सब कुछ कर सकती थी, नौली या अग्निसार क्रिया करती, मुझे इतने सारे आसन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसमें पूरी मेरी एब्डोमेन मसाज हो जाती, जैसे बाबा रामदेव जी करते हैं, ऐसा करती और सब कुछ बाहर निकल जाता। वो भी तो कितनी अच्छी एक्सरसाइज है, वो क्यों नहीं करते? सोचो, सोचो, सोचो। पानी धीरे धीरे नीचे आएगा ना। एग्जैक्टली यही रीजन है, यही रीजन है। पानी नीचे आने आने में टाइम लगेगा, इसलिए धीरे धीरे पानी पी रहे थे हम। ठीक है। इसलिए हम स्लो स्लो पर पानी पी रहे हैं। दूसरा, हमें इंटेस्टाइन को ना स्ट्रेच करना है, अपवर्ड, साइडवेज, डाउनवर्ड, हमने हर तरफ से, और पूरा साइड में ऐसे घुमाना भी है। इसलिए ये सब कुछ नौली क्रिया में नहीं हो पाता, अग्निसात क्रिया में ये नहीं हो पाता। हम उसको दबा के गूंदते तो जरूर है, लेकिन क्या वो ऊपर की तरफ खिंच रही है? नहीं, ऊपर की तरफ तो नहीं खिंच रही, वो ताड़ासन में खिंचती है। क्या साइडवेज से जैसे ये कर रहे हैं ऐसे खिंचती है नौलिक क्रिया में या अग्निसार क्रिया में? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ नहीं होता। तो इसलिए हमें वहां पे स्ट्रेच देना है, और जो पानी पी रहे हैं वो धीरे धीरे वहां फ्लो करे और वहां से गंदगी को कैच करे। क्लियर हुआ कि हम ये क्यों कर रहे हैं? अब याद रहेगा सीक्वेंस, ऐसा नहीं कहा प्रियंका जी? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ताड़ासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन और वज्रासन। अति सुंदर। ठीक है। चले। अब कॉन्ट्रडिक्शन दोनों के सेम थे इसलिए मैंने लिखे ही नहीं, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन दोनों की सेम है। ठीक है। और फिर बेनिफिट्स वैसे दोनों के सेम है, बट इसके अंदर क्या, ये पूर्ण में आ जाता है ना, जब बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आप करते हैं इसको, ये प्रेगनेंसी के जैसा उसकी इक्विवेलेंट माना जाता है। एग्जैक्टली तो नहीं बोलोगे, पर हाँ उसके इक्विवेलेंट में कहा जाता है कि उसके बेनिफिट्स और इसके बेनिफिट्स ऐसे ही हैं। ठीक है। पर प्रेगनेंसी में तो बहुत सारी चीजें और कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी हैं, तो उस 100% प्लीज मत कहिएगा इसको, क्योंकि वो जो चीजें हैं, वो जो कॉम्प्लिकेशंस है, ऐसा वुमेन, ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस, सब कुछ है, हर चीज है उसके अंदर, वो कितना एक दर्दनाक है, कि कितना पेन होता है उसके अंदर, इसमें वो सब चीजें नहीं है। तो कंपेयर नहीं कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं उस चीज को हम करते हैं। ठीक है जी। ठीक है। इसमें एक बॉडी क्लीन होती, बॉडी क्लीन होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिशियल सिस्टम क्लीन हो रहा है, वही डाइजेशन के और डिसऑर्डर्स हमारे ठीक हो रहे हैं। इसमें कुछ नया क्या है? हाँ, डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को, एलिमिनेट करता है एलर्जीज को, हे फीवर्स जो जनरली जो बैक्टीरिया वायरल फीवर्स जो होते हैं,
स्किन डिजीज को, स्किन डिजीज के ऊपर मैंने आपको दिखा था कि मैं इसके बारे में कल बताऊँ, याद है? इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आपका टॉपिक है उसको खत्म करेंगे, ठीक है? इसमें क्या होता है, किडनी जो होती है, किडनी मेजरली हमारा रोल प्ले करती है स्किन डिजीज के लिए, क्यों भाई? क्योंकि हमारा ब्लड जो होता है प्यूरिफाई होता है, कहाँ जाता है? किडनी में। किडनी कहती है जितना भी टॉक्सिन्स है मैं ब्लड में से निकाल के पूरी बॉडी में दूंगी, ठीक है? लेकिन अगर किडनी किडनी ठीक से काम ना करे और या ब्लड में इम्प्योरिटीज पड़ी रहे, इम्प्योरिटीज ब्लड में अगर रहेंगी, या मेरा इंटेस्टाइन ठीक से क्लीन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन ठीक से क्लीन नहीं हो रहा, तो क्या होगा? स्किन प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली। यहाँ जो मल, जो जो बहुत सारा मल हमारा इस पे, यहाँ पे इस पे इकट्ठा हुआ है बहुत सारा मल, ये क्या करेगा? ये सड़ेगा। अब घर में अगर सड़ी हुई चीज पड़ी हुई हो तो आप कितनी देर से सांस ले सकते हो उसके अंदर? कोई केला सड़ जाता है, कोई सब्जी सड़ जाती है, आप तुरंत उसको फेंक देते हो। यहाँ से फेंकी नहीं है। ये तो कब से सड़ा हुआ है यहाँ पर, कब से फ्यूम्स बना रहा है, कब से कीड़े बना रहा है, कब से बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर ये क्रिएट कर रहा है, कब से आपकी बॉडी इसके लिए फाइट बैक करी जा रही है, पर बॉडी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है? जब मनुष्य बॉडी पे, अपनी फीमेल हो या मेल हो, बॉडी पे ध्यान नहीं देता तो ये बहुत टाइम बाद जाके फिर स्किन डिजीज अपनी दिखानी शुरू कर देती है कि अच्छा ठीक है, बहुत देर हो गई ना, नहीं ध्यान दिया ना, अब आ जाओ। अब मैं तुम्हें बताऊँ कि स्किन डिजीज कैसे होती है। तो ये ब्लड पे जितने भी ये सारे बैक्टीरिया, जितनी भी इन्फेक्शन थी, इंफ्लामेशन थी, सारी इसने क्या करा, ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी। जैसे ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दी, ब्लड गया यहाँ पे किडनी के पास, किडनी तो उसको रिमूव करनी पड़ती है क्योंकि ये तो अति लेवल हो चुका है उसका, अब ये तो जा ही नहीं सकता। ये किडनी को भी खराब करेगा, किडनी को भी तंग करेगा साथ साथ में, और ये इसको भी तंग करेगा, क्या नाम है, स्किन को भी। अब धीरे स्किन के अंदर ये चीजें रहनी शुरू हो जाएंगी, वो जो बैक्टीरिया है, जो डेब्रिस है, वो रहना शुरू हो जाएगा। अब वो स्किन को धीरे धीरे खराब करेगा। इसलिए कहते हैं कि जब आप ये चंक प्रक्षालन करते हैं, पूर्ण करें या लघु करें, इसके अंदर स्किन डिजीज को बहुत अच्छे से क्लीन स्किन, जो स्किन की प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करा जाता है, ठीक है? डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी प्रॉपरली, ठीक है? सॉरी, प्यूरिफाई करिए, हेल्प्स इन गुड डाइजेशन ऑफ फर्स। हाँ जी, न्यूरोडर्मेटिटिस, सोराइसिस, एक्ने। कुछ लोगों के एक्ने ठीक नहीं होते, बहुत गंदे एक्ने होते हैं उनके फेस पे, इतने दाने होते, ठीक ही नहीं हो रहे होते। कई बार आप देखेंगे कुछ ऐसे दाने होते हैं जो फोरहेड पे रहते हैं और थोड़ा सा चीक्स पे रहेंगे, वो पानी वाले होते हैं, जिसके अंदर पानी की कमी होती है जिन लोगों को, और प्रॉपर्ली उनका पेट साफ नहीं होता, इस वजह से प्रॉपर्ली वो फाइब्रिड्स नहीं खाते हैं, जिससे उनका कॉन्स्टिपेटेड जो पेट है वो ठीक नहीं होता, तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं इसकी फिर प्रॉब्लम को झेलनी पड़ती है। वो फिर ब्लड में वो जो एसिड लेवल जो होता है वो इतना इंक्रीज कर जाता है कि स्किन को खराब करना शुरू कर देता है, स्किन के अंदर बॉल्स बनने शुरू हो जाते हैं, दाने पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो एक्चुअली गंदगी है जो बॉडी के अंदर सीमित है, जो समझ नहीं आई, अब दिख रही है, ठीक है? फिर आता है हेल्पफुल इन स्प्रिंग टाइम लेथार्जी। कई लोगों को आपने नोटिस करा होगा कि पतझड़ के टाइम पे ना उनको ना रोना, दुखी होना, या फिर आलस, इस तरह का बहुत आता है। जब मौसम चेंज हो रहा होता है, कई बार आपने नोटिस करा होगा कुछ लोग रोते हैं, बेवजह उनको रोना आता है, उनको रीजन समझ नहीं आता कि क्यों रोने का मन कर रहा है। ये जो हार्मोन चेंज हो रहा होता है ना, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो बैठे बैठे मन उदास सा हो जाएगा। कई बार देखा है पतझड़ के मौसम में कई लोगों को सुना होगा आपने, हाँ ये तो मौसम ही ऐसा है। कुछ लोग, कई लोग बड़ा अजीब सा साउंड करेंगे, ऐसा साउंड करेंगे जैसे यही देवदास है, यही क्या नाम है, सारे कवि, सूरदास जी लगा लीजिए, ये जितने भी हमारे राइटर्स थे, जावेद अख्तर, सब यही बने। अनूप जलोटा की आत्मा भी इनमें आ जाएगी। सबको चाहिए ऐसा ही बिहेव करेंगे, अजीब सा बिहेव करेंगे, ये कंट्रोल नहीं कर पाते मौसम चेंज को। तो उनके साथ क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन जो होता है, जो दिल होता है, जो हैप्पी हार्मोन्स नहीं सिक्रेट हो पाते, और ये इतना डिप्रेस फील करते हैं, इतना रोने वाला लोनली फील करते हैं, और दुनिया भर के सारे कुकर्म इनको इस टाइम पे जरूर याद आते हैं, जो इन्होंने किए, जो इनके साथ हुए, सब याद आते हैं इस दौरान। ये आप बहुत ज्यादा नोटिस करेंगे, ये होता ही होता है, साल में 2 बार जरूर होगा ये, ठीक है? और दूसरा भी एक रीजन है जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के टाइम पे भी होता है। अगर कोई बहुत ज्यादा ही वीक है, बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के टाइम पे भी उनको होगा, यानी कि अमावस्या और पूर्णमासी के टाइम पे भी उनको ये होगा, ठीक है?
फिर आता है इम्बैलेंसिंग, अच्छा, has a balancing effect on the increase in the mind, increase concentration, relieve chronic constipation and gas, acidity, ingestion and other digestive upsets. जो कंसंट्रेशन का इससे क्या रोल है भाई? कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव हो जाएगी, मुझे कुछ क्लियर करेगा? कंसंट्रेशन का क्या रोल है इसके अंदर? पेट की सफाई हो अगर रही है हम्म अगर मतलब मेन वही है, कॉन्स्टिपेशन या ये सारी चीजें अगर नहीं होंगी, क्योंकि हमारा ध्यान बार बार उन्हीं सब चीजों पर जाएगा। और जब वो अच्छे से क्लीन रहेंगी तो क्योंकि मैम ने भी ये चीज एक बार बताया था कि कोई भी चीज अगर हमारा अगर कहीं दर्द होता है तो बार बार हमारा अटेंशन वहीं पर जाता है। एक्चुअली वो ब्रेन की एक्टिविटी उस जगह पे जाके बढ़ाता है, जिससे कि वो तो चीज जल्दी से ठीक हो। लेकिन अगर सब कुछ क्लीन रहेगा, प्रॉपर अपना सिस्टम चलेगा, हम्म तो फिर ऑटोमेटिकली ये समझ सकते हैं कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा। अब समझ आए तो आप आसपास सफाई रखने का मीनिंग क्या होता हाँ जी। है? ये पेट की सफाई है, ऐसे ही बाहरी तौर पे कार्य कि जितना साफ अपने आसपास का वातावरण रखोगे, आपका मन भी उतना शांत होगा, कंसंट्रेटेड रहेगा और आप उतना ज्यादा काम अच्छे से, आपकी प्रोडक्टिविटी काम की बढ़ेगी। ऐसा ही पेट के अंदर भी, जितनी चीजें आप बाहर देखते हो ना, उसको पेट के अंदर, मतलब हमारे शरीर के अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है? तो जब मेरा शरीर साफ होगा, हार्मोन ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, एंजाइम ज्यादा सिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है, राइट? और अगर वो क्लीन प्रॉपरली हो रहा है, उसके अंदर आधी भी आधी नहीं क्रिएट हो रही, फाइट बैक, यानी कि मेरे जो डब्ल्यूबीसी है वो उसके ऊपर, उसके अगेंस्ट फाइट बैक नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से मस्त चल रहा है, मक्खन है बिल्कुल प्रॉपरली, अच्छे से जा रहा है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम बॉडी फेस नहीं करेगी। तो जो एनर्जी अंदर वेस्ट हो रही है इन सब की वजह से, वो एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम जो हो रही थी इसकी वजह से, अब वो सेव होगी, वो खराब नहीं हो रही। ठीक है? अब एक टैप है घर में, हर वक्त भी पानी खराब, मतलब पानी उसमें से निकलता रहता है, तो आप कितना पैसा लगाओगे उसके पास? कभी कुछ जोड़ रहे हो, कभी फेविक्विक लगाई, सॉरी, कभी वो एमसी लाती, कभी वो लगाई, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, ठीक ही नहीं हो रहा। एट द एंड आपको क्या करना पड़ेगा? या तो रिमूव कराना पड़ेगा उसको, मतलब या तो टैप को ही पूरा प्रॉपर्ली क्लोज ही कर दोगे, या फिर क्या करोगे, टैप को आप न्यू लगाओगे वहां पर। ठीक है? नहीं तो आप उसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करोगे। अगर आप ठीक कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको रिमूव कराना पड़ेगा। जैसे कि लोग गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव करवा, सॉरी, गॉल ब्लैडर पूरा रिमूव करा लेते हैं अगर वो ठीक ना हो सके, लेकिन चीजें ठीक हो जाती हैं। आयुर्वेद में भी सब कुछ, सारी चीजों का इलाज है, पर कितना है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक का? अच्छा, कंसंट्रेशन में एक और चीज इसका पॉइंट आता है, वो बताना भूल गई, इसमें होता है वेगस नर्व। वेगस नर्व, ये ना गले से लेकर, गले से लेकर नीचे हमारे, नियरली हमारे गुदा तक ये मौजूद होती है। यहाँ से नर्व ऐसे जा रही होती है, इसे कहते हैं वेगस नर्व, फेक नर्व। ठीक है? बॉडी है, तो ऐसे माइंड नर्व जा रही थी, वेगस नर्व इसको डिस्टर्ब कर देता है। जब कोई ऐसा कुछ आदि व्याधि होती है ना, हमारे पेट के अंदर चल रही होती है, इंफ्लेमेशन चल रही होती है, कुछ ऐसा चल रहा होता है, काफी टाइम में तो उसको पता भी नहीं चलता, बॉडी बताती भी नहीं है उसको। जो मनुष्य जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा था ना, बहुत टाइम तक बॉडी बताती भी नहीं है, थका थका सा लग रहा है, आज मन नहीं कर रहा कुछ करने का, ये अंदर आपके शरीर में ये चल रहा होता है, आज ना बहुत रोने का दिल कर रहा है, बॉडी के अंदर ये सब चल रहा है। बॉडी को क्लीन करो, ये सब कुछ पे नहीं होगा। बॉडी को अगर इंटरनली क्लीन करना शुरू कर देंगे, बहुत डिप्रेस फील हो रहा है, डिप्रेस फील होने की बजाय नर्वस सिस्टम से ज्यादा जुड़ी हुई है इन सब चीजों की बजाय। ठीक है? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जब हम वो पढ़ेंगे, प्राणायाम और मेडिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है? थोड़ा सा वहां पे और ये उसको शुरू करते हैं। कहाँ तक हम्म। बताया? नेक टू स्टमक तक वेगस नहीं नर्व? नहीं 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 नहीं, स्टमक नहीं, ये थोड़ा सा छोटा बन गया, सॉरी, ये पूरा नीचे तक जा रहा है, एनस तक। अच्छा, कभी सुना है नेक किसी से का, कभी सुना है नेक किसी से का एनस फेवरेट? तक। हाँ जी, हाँ जी, मतलब मीन्स पूरा ब्रेन से ले लीजिए ना, ब्रेन से नीचे तक जा रहा हाँ, है, ये नर्व्स जो हमारी होती है चेहरे में होती है बेसिकली, वहीं तक आके रुक गई, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, तो ये नीचे तक पूरा जा रहा होता है अच्छे से, और पूरा नीचे एनस तक जाता है। ठीक है? कई बार सुना है, कई बार नोटिस करा किसी को, अगर आपने यूरिन पास नहीं किया तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है, और जैसे यूरिन पास किया सर दर्द ठीक हो गया। सुना है कभी किसी हाँ, का? इसी वजह से है। ठीक है।
because you're disturbing somewhere your nerves. Okay, clear है अभी? जी। कोई डाउट अभी तक का? मुझे ऐसा लगा कुछ चीज रहेगी जो मैंने नहीं समझाई, नहीं बता पाई। चलो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन ऑफ कर देती हूँ। क्वेश्चन का स्टार्ट शुरू करते हैं फटाफट से और क्लास को खत्म करते हैं। अच्छा, आज हमने क्या क्या पढ़ा स्मिता जी? स्मिता जी? अच्छा, प्रियंका पांडे जी आप बताएं। जी, जी दंड दंड ध्वति ध्वनि। पढ़ी है और लघु शंख प्रक्षालन और और उसके शंख प्रक्षालन भी बताया था। उसके पूर्ण बाद और बढ़ा। दो, हाँ, पूर्ण, उसको पूर्ण कहते हैं। पूर्ण और वो नहीं, दोनों को ही शंख प्रक्षालन कहते हैं। पूर्ण और लघु दो हो गए। अच्छा। एक छोटा हो गया क्योंकि उसमें हम पानी कम पी रहे हैं, और पूर्ण हो गया जिसके अंदर हम पानी पूरा पी रहे हैं और पूरा दिन ही हम कर रहे हैं बाबा, दो दो ग्लास पी के, राइट? 2 ग्लास पियेंगे, फिर आसन करेंगे 8-8 बार। एक एक सेट को करना है हमने। एक आसन को कम से कम मैंने 8-8 बार करना है। 6 से 8 बार मैंने करना है उस आसन को, ठीक है? 2 ग्लास पिए, 6 बार ताड़ासन किया, 6 बार त्रिका ताड़ासन किया, फिर 6 बार कटी चक्र करा, फिर 6 बार भुजंग करा, फिर 6 बार उदर करा। ठीक है, ऐसे 6-6 बार करेंगे, फिर 2 ग्लास पानी पिया, फिर ऐसे रिपीट करेंगे। ठीक है? ओके। हाँ जी। फिर अब मुझे बताएं कि दंड धोती की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 20 नहीं, वो तो वस्त्र धोती का था। इसमें लेंथ बताया था आपने? मैं एक्चुअली इसमें मार्क किया था मैंने, पर प्रॉपरली नहीं आया होगा, शायद याद नहीं होगा। 8 इंच ना? हाँ जी। एक्चुअली स्मिता जी ने उस टाइम पे पहले ही क्लियर कर दिया था, इसलिए फिर मैंने उसको दोबारा रिपीट नहीं किया था। मतलब अच्छा, क्या उसे ऑन आठ स्पॉट इंच किया था। हम्म। अच्छा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है कि दंड धोती के अलावा तीन ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं कैथेटर के अलावा, जो ओरिजिनली योग के अंदर था, वो क्या था? केले का और हल्दी और बीट। बेहद बिल्कुल ठीक। हम हल्दी को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज होती हैं बिल्कुल बेसिकली। जी। और ये हृद धोती का पार्ट क्यों है, दंड धोती? क्योंकि मतलब इसमें जो है वो हमारा इस रीजन को पूरा क्लीन करता है। जो तीन इसके अंतर्गत आते हैं ना, हमारा चेस्ट हम्म रीजन। हम्म। फिर जा रहे हो, सही बोलो, पूरा पूरा बोलो। चेस्ट और हार्ट है ना, और इसोफेगस, स्टमक, ये सारा। जी। इसलिए हम इसको इतना करते हैं। अगर हम वैसे लेंथ अगर एग्जाम में पूछेगा ना आपसे दंड धोती की, तो हम बोलेंगे नियरली 3 फीट। 3 फीट। फीट फीट फीट, ओके, मीटर नहीं है, इंच नहीं है। थ्री लेंथ फीट है इसकी, हाँ, दंड धोती की। 3 फुट पूरा, ठीक है, अच्छा। नियरली। तो क्या होता है, क्योंकि हमने कुछ एरिया हमने बाहर निकालना होता है, इसलिए कुछ हद तक का एरिया। अभी दंड रोटी लेने का एक और तरीका क्या होता है कि जब हमने इसको सॉफ्ट वॉफ्ट कर लिया, सब कुछ ठीक कर लिया ना, उसके बाद हमें ना गला बिल्कुल ना ऐसे ऊपर देखते हुए लेना होता है, जिससे कि जैसे कि हम आसमान की तरफ देख रहे हैं, और मेरा ईसोफेगस बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। मेरा गला जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, जिससे इसोफेगस में ले जाने में दिक्कत नहीं होती। अभी क्या है, हम बैठे हैं, नॉर्मल बैठे हैं, ये एक कर्व बनाता है नीचे की तरफ जाते हुए, झूले की तरह, जो होता है ना एक स्प्रिंग की तरह, ऐसे कर्व बनाता है। जो हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये बिल्कुल सीधा रास्ता, सीधा मार्ग बन जाता है, इसलिए दंड को नीचे जाने में इजी हो जाता है। ठीक है? और नियरली इसलिए इतना फीट रखते हैं, और उसको हम स्लोली स्लोली रखेंगे इधर। और मेरे को झटके से बाहर निकाल देना चाहिए राधिका जी, दंड को। नहीं, धीरे धीरे, क्यों धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि जो लाइनिंग है उसमें कुछ डैमेज हो सकता है। और इसके अलावा वोमिट सेंसेशन ज़्यादा होगा तो नहीं, वोमिट तब उसके बाद हो ही जाएगा।
हम एक्सटर्नल जो एक एबनॉर्मल वॉमिट है उसको इंड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते। वॉमिट तो होगा, जब बाहर निकालोगे वॉमिट तो नेचुरली आएगा ही आएगा, विच इज गुड, वो आना चाहिए, उसी को हम इंड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, वो बाहर निकलेगा। लेकिन जो हम अगर जल्दी से खींचेंगे तो वो वॉमिट में क्या होगा, वो उतना गंद बाहर नहीं निकलेगा जितना हमें निकालना है बाहर, वो कुछ अंदर रह जाएगा, कुछ बाहर आ जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने कार्य से भटक जाएगा बेचारा। हाँ जी प्रियंका जी। हाँ जी, यही बता रही थी मैं अच्छा कि गुड। जी। अच्छा, फिर इसके बाद आता है हमारा लघु शंख प्रक्षालन और शंख पूर्ण शंख प्रक्षालन में मेजर डिफरेंसेस तीन बताएंगे राधिका जी। पहले आप एक बताएं मेजर डिफरेंस। मेजर डिफरेंस में इसमें लघु में पानी कम पिया जाता है ठीक है, और और इसमें पूर्ण शंख प्रक्षालन में पानी ज़्यादा पीते हैं। नियरली कितना पानी पीते हैं, डिफरेंस मतलब उसमें कितना होता है इसमें कितना होता है? इसमें लघु में 8 ग्लास तक ही पीते हैं, उसमें मैक्सिमम 40 ग्लास तक पी सकते हैं। 16 होता है। 16 है? हाँ जी, 16 गिलास, दो दो करके 2-2 पीते हैं ग्लास ना। पर टाइम में। हाँ जी। ओके। ठीक है, लेकिन इसमें एक ये चीज होती है, जब तक क्लीन माउथ वाटर से, ना आए तब तक। हाँ जब तक क्लीन वाटर बाहर ना निकले, एनएस से जैसा पिया था बिल्कुल वैसा बाहर ना निकले, तब तक रुकना नहीं है। तो अगर इसकी अवधि बढ़ सकती है तो बढ़ सकती है, लेकिन नियरली हम इसके अंदर इतना लिखते हैं। ठीक है, जनरल में जैसे मैंने बताया था कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। अच्छा, अच्छा इसमें कितने आसन हैं प्रियंका जी बताएंगे? 5। कौन कौन से सीक्वेंस? ताड़ासन। जी, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, भुजंगासन और उद्राकर्षण। सिर्फ भुजंग नहीं है, तिर्यक भुजंग है। अच्छा, तिर्यक भुजंग है। हाँ जी, तभी था ना कि साइड से मूव हाँ कर हाँ रहा हाँ, है नीचे राइट। बैठने। हम्म, ठीक है। हम्म। अच्छा, स्मिता जी आप बताएं कि इसके अंदर लास्ट डिफरेंस क्या है पूर्ण में और लघु में? पूर्ण का जो है वो पानी क्वांटिटी, वाटर जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। लघु में उसका आधा ही यूज कर लेते हैं। और राधिका जी ने बताया था ये वाला। ओके, दूसरा तो नहीं ये हो रहा है। बाकी आसन तो वही होते हैं, रिपीटेशन उतनी ही टाइम होता है उसका। हम्म, लेकिन टाइम मतलब हम लोग वाटर इनटेक ज्यादा होता है तो थोड़ा सा टाइम भी इंक्रीज हो जाता है इसका। एग्जैक्टली, यही मेजर डिफरेंसेस निकले हैं। ठीक है, टाइमिंग वहाँ डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रडिक्शन सभी की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है कॉन्ट्रडिक्शंस में देखा जाए तो। ठीक है, और इसके अंदर अभी नीति स्टार्ट नहीं करवाएंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए आज का हमारा खत्म करते हैं हम ये वाला स्तर। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा डाउट जो रह गया या मैंने ना बताया, आपको लगता है कि ये पॉइंट रह गया, ऐसा कुछ? क्लियर किया आपने सब। ओके, ठीक है, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ। छोटा कुछ नहीं, मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन